बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा पाकिस्तान अफेयर का लेक्चर नंबर 8 है, जो कि पोस्ट पार्टीशन पे है। लास्ट 7 लेक्चर्स में हमने ये देख लिया था कि पाकिस्तान जो है वो बन गया 14 अगस्त 1947 को। जो पहले कभी यूनाइटेड इंडिया होता था, इस तरह एक ही एरिया होता था, वो 2 एरियाज में चेंज हो गया। एक एरिया को नाम दे दिया गया पाकिस्तान और दूसरे को नाम दे दिया गया इंडिया का। आज हम ये देखेंगे कि पाकिस्तान बनने के बाद क्या अवामिल पेश आए, क्या कुछ हमारे जो डिफरेंट पॉलिटिशियंस हैं, डिफरेंट एस्टेब्लिशमेंट के अदारे हैं, वो पाकिस्तान के साथ किस तरह से जो है वो खेलते रहे। और आज जो मौजूदा सूरत हाल है कि पाकिस्तान डिफाल्टर्स की लिस्ट में है काफ़ी हद तक। मतलब आज एक रिपोर्ट भी आई थी कि पाकिस्तान के डिफॉल्ट करने का खतरा जो है वो 90% है। आलमी अदारे की रिपोर्ट है। हाल दो गवर्नमेंट ये कह रही है, सागडार ये कह रहा है कि नहीं, 10% सिर्फ चांसेस हैं, हम कंट्रोल कर लेंगे। मामला इस तरह है। लेकिन पाकिस्तान की जो हमने कर्जे उतारने हैं, उनकी अदायगियों के लिए हमारे पास इनफ जो है रिजर्व्स मौजूद नहीं है। मतलब इंडिया को हम देखें और उसके साथ हम बांग्लादेश को देखें, तो वो भी कंपैरेटिवली हमसे बहुत अच्छी सिचुएशन के अंदर इस वक्त मौजूद है। इंडिया तो खैर टॉप 5 के अंदर है इकोनॉमी वाइज, दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है। और बांग्लादेश भी बड़ी तेजी से तरक्की कर रहा है। उनकी जो करेंसी है टका, बांग्लादेश हमसे ही बना। बंगाल हिस्सा, 2 हिस्से मिले थे पाकिस्तान को। एक हिस्सा तो ये वाला पूरा पाकिस्तान मिला था, ये हिस्सा भी पहले पाकिस्तान में होता था, जिसको ईस्ट पाकिस्तान बोलते थे। 1971 में हमसे अलहदा हुआ था बांग्लादेश। तो वो भी 71 में हमसे अलहदा हुआ, हालात खराब थे, हमारी आर्मी ने टेक ओवर किया वहां पे। काफी मसले मसाइल बने, लेकिन आज भी जो है बांग्लादेश की अब इंपोर्ट एक्सपोर्ट वो बड़ी बेहतर है। और वो कंट्री भी हमसे जो है उसकी इकॉनमी भी बेहतर है और करेंसी भी उनकी बेहतर है, जिसको हम कहते थे टका करेंसी। 2 टके का नहीं कहते थे, तू बंदा नहीं। तो आज टका भी हमसे आ गया है। ठीक है। तो इन सारे अवामिल को हम एज ए होल देखते हैं कि क्या मामला पेश है। उससे पहले हमें कुछ जानना जरूरी है कि जो मुल्क होता है, एक कंट्री होता है, उसको चलाने के लिए बेसिकली कौन कौन से जो डिफरेंट अदारे होते हैं या शख्सियात होती हैं, वो जरूरी होती हैं। वैसे तो जो दुनिया में रूल है, जो दुनिया कहती है, अ, किसी भी स्टेट के 3 आर्म्स होते हैं। ठीक है। एक होता है लेजिस्लेचर, मतलब कि MNA MPA वगैरह जिन्होंने कानून साजी करनी है, लेजिस्लेचर। दूसरा होता है जुडिशरी, अदलिया। और तीसरा जो होता है वो होता है एग्जेक्टिव। एग्जेक्टिव के अंदर जो है ये प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट्स, ये आ जाते हैं। ठीक है। बट पाकिस्तान में जो बेसिक स्ट्रक्चर है, उसके अंदर एक हिस्सा एस्टेब्लिशमेंट भी है। एक हिस्सा एस्टेब्लिशमेंट नहीं, बल्कि ज्यादा रोल एस्टेब्लिशमेंट का ही है। एस्टेब्लिशमेंट नहीं डिसाइड करना होता है कि न्यू गवर्नमेंट कौन सी आएगी। और असल इलेक्शन एस्टेब्लिशमेंट के जो मेन बंदा होता है उसने सेलेक्ट होने का होता है। वो हो जाए तो उसने फिर डिसाइड करना है मैंने किस पार्टी को अब चलाना है अपने साथ। जिस पार्टी को चलाना होगा उसके केसेस भी खत्म हो जाएंगे, सारे मामला ठीक हो जाएंगे। दूसरी पार्टी वाले उसको गालियां निकालने लग जाएंगे, लेकिन उन गालियों से कोई असर नहीं पड़ता। और जब वो दूसरी पार्टी को ले आएगा तो अपोजिट वाइस वर्सा हो जाएगा, जैसा कि हमने रिसेंट डेज में देखा। जब नवाज शरीफ को निकाल दिया गया था पनामा केस में अकामा की बेस पे, तो सब जो PMLN थी वो गालियां देती थी। और इनके हामी जितने थे, जो पॉलिटी वो भी थे एंकर पर्सन्स, हामिद मीर वगैरह, और उनको गोलियां भी लगी, उनके ऊपर तशद्दुद भी होते थे, और उनको एंटी स्टेट और गद्दार कहा जाता था। लेकिन हमने पल भर में जो है वो मंजर को बदलते देखा। सुबह के तख्त नशीन, शाम के मुजरिम ठहरे। क्या हुआ जी? वो PTI के खिलाफ हुए, आज PTI वाले जो हैं वो गालियां देते हैं फौज को।
और जो ये हैं ये उनको डिफेंड कर रहे हैं कि नहीं जी, गद्दारी नहीं करनी चाहिए, एस्टेब्लिशमेंट को नहीं कहना चाहिए, और ये लम्हा ब लम्हा दोबारा भी चेंज हो सकता है, इसके अंदर कोई वो नहीं होता, बार बार चेंजेस आती रहती हैं इसके अंदर। तो जो मेजर हमारा है वो एस्टेब्लिशमेंट का भी पिलर शामिल है पाकिस्तान में। दुनिया में ये पिलर आम तौर पे शामिल नहीं होता, कुछ ना कुछ तो जाहिर बात है, एक एस्टेब्लिशमेंट आपके अदारे हैं, फौज है, सिक्योरिटी है, इन्होंने काम तो करना होता है। इवन के अमेरिका में भी वो जो होते हैं वो कोई ना कोई चीजें बताते हैं, मुल्की पॉलिसी में, खारजा पॉलिसी में अपना हिस्सा जरूर डालते हैं। एक पिलर तो है ही है, लेकिन उतना स्ट्रॉन्ग पिलर नहीं होता एस्टेब्लिशमेंट मुल्कों के अंदर जितना हमारे है। उसकी वन ऑफ द रीजन इज कि पाकिस्तान के इस तरफ इंडिया दाएं हाथ पे, वहां से भी हमें सिक्योरिटी का मसला है, और बाएं हाथ पे हमारे जो अफगानिस्तान है, ड्यूरन लाइन, वहां से भी हमें सिक्योरिटी का मसला है। फिर इसराइल यहूदी साजिश वाले जो किस्से हैं वो वाले भी सारे सरगर्म है। जो करा रहा है अमेरिका करवा रहा है वो भी हमारे सामने, मतलब कुछ अवामिल हैं वो भी हमारे सामने है। तो इन सारी चीजों को मतलब मद्देनजर रखते हुए हमें अब देखना, पहले देखते हैं कि पोस्टें कौन कौन सी रही, पावर पिलर्स, पावर वैक्यूम, पावर कॉरिडोर्स कौन कौन से होते हैं एक कंट्री में। जब पाकिस्तान बना तो चूंकि हम यूनाइटेड इंडिया से निकले, इंडियन सब कॉन्टिनेंट से निकले, इंडिया और पाकिस्तान इकट्ठे होते थे, तो सबसे बड़ी सीट कौन सी होती थी इंडिया के अंदर, जो रूल के ऊपर सबसे ऊपर होती थी, जिसके ऑर्डर चलते थे, बताइएगा। इंडिया में सबसे बड़ी सीट कौन सी होती थी जो मुल्क को चलाता था बंदा, उसके ओहदे को क्या कहते थे? राइट, गवर्नर जनरल, या वासराय भी इसको ही बोलते थे। गवर्नर जनरल बोलेंगे। गवर्नर डिफरेंट सूबों में भी होते थे, डिफरेंट स्टेट्स में भी होते थे। जो सबसे ऊपर होता था वो गवर्नर जनरल होता था। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट तो आता था जो है बर्तानिया से ना, यहाँ के मामला देखने। लेकिन बर्तानिया से क्योंकि हमारा कनेक्शन खत्म हो गया, तो पीछे अब चूंकि हमें दे दी गई गवर्नमेंट एक मुल्क पाकिस्तान, तो पीछे जो मुल्क की सबसे बड़ी सीट बची वो बची गवर्नर जनरल की, जिसको वासराय भी बोलते थे, वासराय भी जिसे कहा जाता था। अब जो गवर्नर जनरल की सीट है उसके ऊपर डेफिनेटली जिन्होंने पाकिस्तान बनाया, जो हमारे लीडर हैं, बानी हैं, कैद आजम मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने ही बनना था। पहले गवर्नर जनरल कौन? कैद आजम मोहम्मद अली जिन्ना। 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त, 14 अगस्त को मुल्क आजाद हुआ, 15 अगस्त को चार्ज संभाला था कैद आजम ने। कहा जाता है कि पाकिस्तान जो है शायद 15 अगस्त को, दोनों की आजादी 15 अगस्त को ही हुई है, इंडिया और पाकिस्तान की। इंडिया वाले अपना डे आज भी 15 मनाते हैं, और हम जो है वो क्या कहा जाता है कि शुरू में हम भी 15 मनाते थे, लेकिन बाद में हम 14 अगस्त मनाना शुरू हो गए। और जो है 11 सितंबर 1948 को कैद आजम की डेथ हो जाती है, और ये सीट खाली हो गई। कैद आजम की डेथ जो है वो किस बीमारी से हुई थी, कोई बता सकता है? कैद आजम मोहम्मद अली जिन्ना को क्या बीमारी थी जिसकी वजह से उनकी डेथ हुई थी? वेरी गुड, उमर रंधावा। आप ठीक कह रहे हैं, मिसबा बतूल ठीक, रिजवानुल्लाह, टीबी। आपको टीबी का मर्ज था जिसकी वजह से आपकी डेथ होगी। आपको ये मर्ज काफी पुराना था, 1940। और टीबी इज ए डिबिलिटेटिंग डिजीज। डिबिलिटेटिंग का मतलब होता है जो वक्त के साथ साथ एक इंसान को कमजोर करती जाए। लेकिन कैद आजम ने, हमने देखा तारीख में कि 1940 से ही डेफिनेटली जब वो 23 मार्च 1940 का जलसा हुआ, वहां से काम ज्यादा तेज स्टार्ट हुआ था पाकिस्तान बनने का, और हमारी जो एफर्ट्स हैं मुसलमानों की, उसमें तेजी आ गई थी। तो आप साथ साथ बीमारी से भी लड़ते रहे, लेकिन मुल्क के लिए भी काम करते रहे, और आप एक बड़े जबरदस्त लीडर थे। हमारे पास रिसोर्सेज की बहुत ज्यादा कमी थी, लेकिन हमने इन चीजों को जो है, कैद आजम ने काफी हद तक कोप अप किया, स्टेट बैंक वगैरह का इफ्तिताह किया, मुल्क को एक नज्मो नस्क से चलाते रहे। लेकिन इन द मीन वाइल क्या हुआ कि कैद आजम मोहम्मद अली जिन्ना की डेथ हो गई। अब और भी कंट्रोवर्सीज हैं, कैसे हुई, एम्बुलेंस खराब हुई, ये मामला था, हम उनके अंदर नहीं जाते। तो आपकी जगह फिर सेकंड गवर्नर जनरल जो है सर ख्वाजा नाजिमुद्दीन ने ले ली। सर ख्वाजा नाजमुद्दीन 14 सितंबर 1948 को आप आए, और 1951 तक आप इस सीट के ऊपर रहे। आपको ये सीट चेंज करनी पड़ी, क्यों?
हमारे जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे, गवर्नर जनरल तो है, कैद आजम बन गए, प्राइम मिनिस्टर पहले बने लियाकत अली खान। लियाकत अली खान साहब को जो है वो असैसिनेट कर दिया गया रावलपिंडी में। तो उनकी जगह फिर सर ख्वाजा नाजिमुद्दीन जो थे वो गवर्नर जनरल से प्राइम मिनिस्टर की सीट पे चले गए। लियाकत अली खान की असैसिनेशन होगी, प्राइम मिनिस्टर की सीट। इतनी मजे की हिस्ट्री है, अभी आगे आप चल के देखेंगे कि सीटें कैसे चेंज हो रही है, एक बंदा नीचे आ रहा है फिर वो दूसरी सीट पे जा रहा है, फिर ऐसे ऐसे घूमी हमारी सीटें, और इतनी जल्दी हमारे प्राइम मिनिस्टर वगैरह चेंज हुए कि देख के सोच हैरान रह जाती है। अभी आप देखेंगे, ये तो चले गवर्नर जनरल की तो छोटी लिस्ट है, अभी प्राइम मिनिस्टर पे आएंगे तो आप हक्के बक्के रह जाएंगे हुआ क्या है हमारे मुल्क के साथ। अच्छा जी, सर ख्वाजा नाजमुद्दीन गवर्नर जनरल थे, जो है लियाकत अली खान अब तक प्राइम मिनिस्टर थे। प्राइम मिनिस्टर जो हैं उनको असैसिनेट कर दिया गया, वो कत्ल हो गए। उनकी जगह जो है ख्वाजा नाजमुद्दीन सीट पे चले गए, प्राइम मिनिस्टर की सीट फिर खाली होगी गवर्नर जनरल की। तो गवर्नर जनरल की सीट पे फिर आगे सर गुलाम मोहम्मद 1951 में आए और 1955 तक रहे ये। इनको डिसमिस किया गया बेसिकली। अब कितने मजे की बात है, सर गुलाम मोहम्मद आगे, ये गवर्नर जनरल थे। गवर्नर जनरल मेन सीट होती थी और ये पैरालाइज थे, ही इज पैरालाइज्ड। इनके मुंह से राल टपकती होती थी, चेयर पे, व्हील चेयर पे होते थे, और अमेरिकन सेक्रेटरी होती थी। ये सिर्फ उनके कहते हैं कि इश्क में भी मुब्तला थे, इन अशारों से बात समझाते थे और वही मेन मामला को चलाती थी। मेन एग्जेक्टिव सीट है मुल्क की, और पैरालाइज बंदा। ठीक है, शुरू में ये ब्यूरोक्रेटिक रहे, काफी सीटों पे रहे, लेकिन अब पैरालिसिस हो गया तो अगला बंदा ले आओ या चेंज कर लो। खैर फिर यही करना पड़ा, इनको डिसमिस किया। डिसमिस किसने किया? इस्कंदर मिर्जा ने। इनका तारीख में बहुत सुनहरे हरूफों से नाम लिखा जाना चाहिए, इस्कंदर मिर्जा। ये बेसिकली मिलिट्री मैन थे, मेजर जनरल इस्कंदर मिर्जा, मेजर जनरल। लेकिन इन्होंने अपनी रिटायर हो गए थे। रिटायर होने के बाद ये डिफेंस सेक्रेटरी भी रहे हमारे मुल्क के। मसला ये बना, यहां से एंट्रेंस होती है हमारे मुल्क में एस्टेब्लिशमेंट की, कि एक आर्मी मैन को आप डिफेंस मिनिस्टर लगा देते हैं। डिफेंस मिनिस्टर डेफिनेटली, मिनिस्टर जो होते हैं वो अवामी नुमाइंदे होते हैं, जो वोटिंग के जरिए जीत के आए या जो अवाम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहां से ये डिफेंस मिनिस्टर थे, इन्होंने जी डिसमिस किया सर गुलाम मोहम्मद को, ठीक है, और ये इन्होंने गवर्नर जनरल की मेन सीट संभाल ली। इन्होंने अपने दौरे जिंदगी में 5 प्राइम मिनिस्टर चेंज किए, 5 प्राइम मिनिस्टर इस्कंदर मिर्जा ने। 1955 में ये आए और 1956 के अंदर 23 मार्च 1956 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पास हो गया, पाकिस्तान बनने के 9 साल बाद। हम अभी तक क्या कर रहे थे, क्योंकि 2 नए मुल्क बने थे, पाकिस्तान इंडिया, हम लोग चल रहे थे इंडिया एक्ट 1935 के मुताबिक। मुल्क को चलाने के लिए आइन की जरूरत होती है, कवानीन की जरूरत होती है। हमारे पास कोई आइन कानून नहीं था, तो दोनों मुल्कों ने ये डिसाइड किया कि चलें फिलहाल इंडिया एक्ट 1935 जो इंडिया का लेटेस्ट था उसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। इम्प्लीमेंट कर लिया गया। अब जरूरत पेश आई कि उस आइन को चेंज किया जाए। इंडिया ने ये काम 1950 में ही कर लिया और उन्होंने अपना नया आइन क्रिएट कर लिया। और पाकिस्तान को ये आइन क्रिएट करने में 9 साल लग गए। 1956 में जाके हमारा आइन बना। जैसे ही हमारा आइन बना तो हमने गवर्नर जनरल की सीट को खत्म कर दिया और गवर्नर जनरल की सीट की जगह न्यू सीट मुतारफ करा दी, प्रेसिडेंट। इसका मतलब, और इस्कंदर मिर्जा खुद ही प्रेसिडेंट भी बन गए। सीट जैसे ही चेंज हुई, सीट का नाम चेंज किया और खुद प्रेसिडेंट बन गए। तो यहां तक याद रखना है आपने ये कि मुल्क में, हमारे मुल्क में टोटल 4 गवर्नर जनरल रहे हैं। पहले गवर्नर जनरल थे मोहम्मद अली जिन्ना, दूसरे थे सर ख्वाजा नाजमुद्दीन, तीसरे से सर गुलाम मोहम्मद और चौथे थे इस्कंदर मिर्जा साहब। इस्कंदर मिर्जा ने आइन बनाया, इनके दौर में बना, ये गवर्नर जनरल थे। और जब आइन बना तो उसके अंदर गवर्नर जनरल की सीट को खत्म कर दिया गया और हम ब्रिटिश डोमिनियन से भी बाहर आ गए। हम अभी तक ब्रिटिश डोमिनियन का हिस्सा थे। हम
हमारे लिए जो उधर की क्वीन थी वो ही हमारी क्वीन थी, उसको हम क्वीन मानते थे। लेकिन आइन बन गया तो हम डोमिनियन, ये भी एमसीक्यूज में आ जाता था, पाकिस्तान डोमिनियन स्टेटस से 1956 में बाहर आया है, क्योंकि जब हमारा आइन बना गवर्नर जनरल की भी सीट खत्म हो गई, अब हम किसी को रिपोर्टिंग नहीं थे या हमने किसी को मामला बताने नहीं थे, और यही पहले प्रेसिडेंट बन गए। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आखिरी गवर्नर जनरल कौन था, उसका जवाब भी सिकंदर मिर्जा है, और पहला पाकिस्तान का प्रेसिडेंट कौन था, उसका जवाब भी सिकंदर मिर्जा है। अब जो 1956 का आइन है वो ये कहता था कि प्रेसिडेंट की पावर्स ज्यादा होती हैं। ये भी बड़ा मसला रहा है हमारे, यही नहीं डिसाइड हो सका प्रेसिडेंट की पावर ज्यादा होती हैं, प्राइम मिनिस्टर की पावर ज्यादा होती हैं, या आर्मी चीफ की पावर ज्यादा होती हैं। अब फिलहाल प्राइम मिनिस्टर की पावर सबसे ज्यादा होती है मौजूदा हालात में, हमारा जो आइन कहता है। जो मुल्क में सबसे ज्यादा पावरफुल होता है वो प्राइम मिनिस्टर का है। लेकिन 1956 में जब कानून पास हुआ तो प्रेसिडेंशियल बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन था, प्रेसिडेंट्स की पावर ज्यादा थी, इसीलिए सिकंदर मिर्जा ने प्रेसिडेंट बनना ही पसंद किया, राइट। अब प्रेसिडेंट देखिएगा, पाकिस्तान में टोटल 13 प्रेसिडेंट अब तक आ चुके हैं। गवर्नर जनरल 4, प्रेसिडेंट 13। सिकंदर मिर्जा पहले प्रेसिडेंट थे 1956 से 1958 तक। इसके बाद अयूब खान मिलिट्री डिक्टेटर, इन्होंने जो है मुल्क को ऊपर ओवरटेक कर लिया। और ये मैं मुख्तसर बता रहा हूँ, फिर अगले आने वाली स्लाइड्स में मैं आपको इनका सबका थोड़ा सा मजीद बताऊंगा। अयूब खान ने मुल्क को टेक ओवर कर लिया और 11 साल गवर्नमेंट की। इन 11 साल में इन्होंने अपने अंडर कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं रखा। 1958 से 1969 तक अयूब खान मुल्क के प्रेसिडेंट थे। मार्शल लॉ लगा हुआ था, लगाया, वो तो खैर सिकंदर मिर्जा ने लगाया था मार्शल लॉ, वो भी मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। हाँ जी, फर्स्ट प्रेसिडेंट सिकंदर मिर्जा। अयूब खान ने 11 साल अपने अंडर कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं रखा। उसके बाद याहिया खान ऑलमोस्ट 2 से 3 साल। फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट, हाँ जी, अयूब खान। फर्स्ट इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर होगा, फर्स्ट इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर वो जुल्फकार अली भुट्टो साहब थे। पाकिस्तान में पहले इलेक्शन 1971 1970 में जाके हुए हैं पहले इलेक्शन, जिसमें जुल्फकार अली भुट्टो जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर बने थे। हम प्रेसिडेंट्स की यहाँ पे बात कर रहे हैं, और पहला प्रेसिडेंट सिकंदर मिर्जा था, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, उसके बाद आगे याहिया खान। याहिया खान 1969 से रहे, इन्होंने भी अपने 2 साल के पीरियड में कोई प्रेसिडेंट, कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं रखा। फिर जुल्फकार अली भुट्टो भी 2 साल प्रेसिडेंट रहे हैं। ये क्वेश्चन आता होता है, जुल्फकार अली भुट्टो प्रेसिडेंट भी रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं। जुल्फकार अली भुट्टो वो हमारे जो हैं लीडर रहे हैं, जो पहले 2 साल प्रेसिडेंट रहे और बाद में प्राइम मिनिस्टर बन गए थे। फिर फजल अलाई चौधरी, फिर जियाउल हक। जियाउल हक की गवर्नमेंट ऑलमोस्ट 12 साल रही है। इन्होंने भी अपने अंडर 1985 तक कोई प्रेसिडेंट नहीं रखा, मतलब के 7 साल। वैसे इनकी 12 साल गवर्नमेंट है, 12 साल 2 और 5 7, हाँ 11 साल बनती है। 10 साल ऑलमोस्ट बनती है। 7 साल इन्होंने भी कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं रखा अपने अंडर। फिर गुलाम इसाक खान, फरूक लगारी, रफीक तारड़, परवेज मुशर्रफ, आसिफ अली जरदारी, ममनून हुसैन, और जो अब मौजूदा हैं वो कौन से हैं, मौजूदा 13वें नंबर वाले जो हैं, डॉक्टर आरिफ अलवी साहब। किस चीज के डॉक्टर हैं वो?
देखें जी, इस वक्त हैं डेंटिस्ट हैं, डॉक्टर आरिफ अलवी साहब जो हैं वो पीटीआई की तरफ से थे। इससे पिछले मुस्लिम लीग नून 5 साल रही, तो ममनून हुसैन पीएमएलएन की तरफ से सदर रहे 5 साल। उससे पहले पीपी की गवर्नमेंट रही, तो जरदारी जो है वो 5 साल, आसिफ अली जरदारी जो है वो सदर रहे। उससे पहले जो है मुशर्रफ, तो मुशर्रफ जो है वो 1999 से 2008, ऑलमोस्ट 8 साल बन जाते हैं, और ये पीएमएल का क्यू से था। ठीक है, सदरों की जो आमतौर पे अगर हम देखें पुराने पिछले 3-4 देखें तो पूरा पूरा टर्म अपना पूरा करके गए हैं। आरिफ अलवी भी लगता है कि मौजूदा अपना टर्म 5 साल पूरा करके जाएगा। ममनून हुसैन बिल्कुल ही पिपट लाइक था, कोई इतनी उसकी एक्टिव नहीं था, जान के रखा ही इसलिए गया था कि कोई मसले मसाइल ना करे, तो वो भी पूरे अपने 5 साल गुजार के गया। आसिफ अली जरदारी जो है इसका 5 साल दौर रहा, वो भी अपने 5 साल पूरे करके गया। फिर उससे पहले परवेज मुशर्रफ 2001 से 8 तक 7 साल, ये भी प्रेसिडेंट 7 साल रहा। प्रेसिडेंट्स आमतौर पे जो है अपनी मुद्दत मुलाजमत जो है काफी हद तक पूरी करके रहे हैं। बल्कि ये अयूब खान मैंने आपको बताया 11 साल प्रेसिडेंट रहा, और इसने प्राइम मिनिस्टर ही कोई नहीं रखा अपने अंडर। अयूब खान, याहिया खान 2 साल रहा, इसने भी कोई नहीं रखा। जियाउल हक ने 7 साल कोई नहीं प्राइम मिनिस्टर अपने अंडर रखा। ये अगर कुल मिला के हम देख लें 11, 2, 13, 20 साल बन जाते हैं, जिसमें पाकिस्तान के पास ऑलमोस्ट एक अंदाजन कह रहा हूं 20 साल ऐसे भी रहे हैं कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर कोई भी नहीं था। पीछे कितने साल बच गए? 55 ऑलमोस्ट, 53, 55। एक हम अंदाजन बात कर रहे हैं। ये आरिफ अलवी साहब जी, इनकम्बेंट का मतलब होता है मौजूदा। मौजूदा जो प्रेसिडेंट है हमारे वो आरिफ अलवी साहब है 9 सितंबर 2018 से। अब आ जाते हैं जी प्राइम मिनिस्टर की लिस्ट पे, जो कि बहुत ज्यादा जो है पथेटिक सिचुएशन है कि इस वक्त तक जो शहबाज शरीफ हैं वो 23वें प्राइम मिनिस्टर हैं। मतलब कि 55 या 53 सालों में 22 प्राइम मिनिस्टर हमारे चेंज हुए हैं। इतना शॉर्ट शॉर्ट टर्म के लिए जल्दी जल्दी जो है वो इनको चेंज किया गया है। कोई असैसिनेट हो गया, किसी को जो है असेंबली से इस्तीफा दिलवा दिया गया, ठीक है, किसी पे मार्शल लॉ लग गया, कोई जो है किसी तरीके से और कोई किसी तरीके से निकाला जाता रहा। तो इनकी लिस्ट आप देख लेंगे। एक दफा मैं वैसे जस्ट 2-3 नाम शुरू के पढ़ देता हूँ। पहले लियाकत अली खान थे, ये जो है इनको असैसिनेट कर दिया गया, तो सर ख्वाजा नाजमुद्दीन आ गए। सर ख्वाजा नाजमुद्दीन से रेजिग्नेशन ले लिया गया, इस्तीफा ले लिया गया। मोहम्मद अली बोगरा आ गए, इनसे इस्तीफा ले लिया गया। चौधरी मोहम्मद अली, इनसे इस्तीफा। हुसैन शहीन सरवर्दी, इनसे इस्तीफा। इब्राहिम चंडीगढ़, इनसे इस्तीफा। सर फिरोज खान नून, इनसे इस्तीफा। आइन इनके दौर में मंजूर हुआ था सर फिरोज खान नून के। तो कितने प्राइम मिनिस्टर आइन बनने तक? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। सिर्फ आइन बनने के दौरान दौरान 7 प्राइम मिनिस्टर हमारे चेंज हुए हैं। ठीक है, और उसके बाद 11 साल अयूब खान जब आ गया, उसने अपने अंडर कोई प्राइम मिनिस्टर ही नहीं रखा। ये ऑलमोस्ट 17-18 साल बन जाते हैं। इन 18 साल में इंडिया का एक ही प्राइम मिनिस्टर रहा, जवाहरलाल नेहरू, अंटिल हिज डेथ। उनका पहला प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू बना था, अंटिल हिज डेथ वो ही प्राइम मिनिस्टर रहा 1966, 1947 से। और हमारे 7 प्राइम मिनिस्टर चेंज हो गए, और 11 साल कोई प्राइम मिनिस्टर ही नहीं है अयूब खान के अंदर। कैसी सिचुएशन है?
तो ये तो एक मैंने आपको रेंडमली जो है ना लिस्टें दिखा दी डिफरेंट जो हैं हमारे। हाँ जी, ये आज का मसला नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर जा रहा है आ रहा है लहू गर्म हो रहे हैं। अब भुट्टो बहुत बड़ा एक लीडर था अवामी, और उसके लिए लाखों कारकुन सड़कों पे आ जाते थे। जिस दिन उसको फांसी दी गई कुछ भी नहीं हुआ। क्या कर सकते हैं आप। हमारा शुरू से ये, हमारी तारीख जो है जब से पाकिस्तान बना है तब से ये इशू है। और जब कोई प्राइम मिनिस्टर बनता है आखिर ऐसे ही तो नहीं बन जाता, उसको कोई अवामी सपोर्ट, कोई स्टैब्लिशमेंट की सपोर्ट, कुछ ना कुछ तो उसके हाथ पल्ले होता है, तब जाके प्राइम मिनिस्टर बनता है ना। और उसको मिनटों में हटा के पीछे कर दिया जाता है। 23 प्राइम मिनिस्टर कहने की बात है। आप देखें आइन बनने तक 6-7 तो वहां चेंज हो गए हैं। अब भी यही सूरत हाल है। नहीं, यूसुफ रजा गिलानी की टर्म भी पूरी नहीं हुई थी। और जी यूसुफ रजा गिलानी की टर्म भी नहीं पूरी हुई थी, उसको ऊपर अदालत ने तौहीन अदालत लगा दी थी। आज तक कोई भी प्राइम मिनिस्टर अपनी 5 साल मुद्दत पूरी नहीं कर सका। सबसे लॉन्गेस्ट टर्म के लिए कौन रहा है प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का? करेगा पाकिस्तान ऐसे ही चलता रहेगा एड्स ले लेके अमेरिका से, क्योंकि शुरू से हम हैं भी अमेरिकन ब्लॉक में ना। 1900 जब 50-51 में अमेरिका और रशिया की वार चली थी, तो हमने फैसला करना था कि रशिया के ब्लॉक में जाना है या हमने जाना है अमेरिका के ब्लॉक में। इंडिया न्यूट्रल रहा था, हम अमेरिकन ब्लॉक में चले गए थे। उसके बाद फिर तालिबान वाली जब लड़ाई हुई जियाउल हक के जमाने में, हम तब उनके साथ रहे। फिर मुशर्रफ का दौर आया, उनके हम साथ रहे। तो काफी सारे मसले मसाइल हैं। नहीं, नवाज शरीफ तो 3 दफा प्राइम मिनिस्टर बना है मुल्क का। लॉन्गेस्ट टेन्योर इन्हें सिंगल रन, लॉन्गेस्ट टेन्योर इन्हें सिंगल रन। नवाज शरीफ तो ओवरऑल 10 साल बन जाते हैं, इसके 3 साल 3 साल और 4 साल, ऑलमोस्ट 10 साल प्राइम मिनिस्टर रहा है मुल्क का। मैं पूछ रहा हूँ एक ही वक्त में, मतलब सब डिसमिस होते रहे ना, कोई किसी का कुछ हो गया, कोई कत्ल हो गया, कोई कुछ हो गया, तो सबसे ज्यादा लॉन्ग टर्म प्राइम मिनिस्टर जो मुद्दत करीब करीब लगता था कि शायद 5 साल पूरी कर जाए, वो कौन था प्राइम मिनिस्टर? लियाकत अली खान। और कोई? भुट्टो? लियाकत अली खान। राइट आंसर इज लियाकत अली खान। और लियाकत अली खान को टफ टाइम दिया है यूसुफ रजा गिलानी ने। और एक लम्हे के लिए यूसुफ रजा गिलानी उनसे ज्यादा सर्विस कर गए थे। 4 साल कुछ महीने और कुछ दिन, दिनों का फर्क है। जो यूसुफ रजा गिलानी है वो इनसे भी ज्यादा सर्विस कर गया था। इसके 5 साल के करीब करीब था। लेकिन इसके ऊपर फिर एक केस चला, तौहीन अदालत का, स्विस बैंक अकाउंट का केस था, लंबी बात है। कभी वो अगले लेक्चर्स में, बल्कि जब इसका दौर आएगा पीपल्स पार्टी का, फिर मैं आपको बताऊंगा। तो अदालत ने जब इनको बरतरफ किया, इनको इसकी सीट से, तो बैक डेट्स में बरतरफ किया था कि इस डेट से इस डेट को आपने ये काम करना था, आपने नहीं किया, आप पे तौहीन अदालत लगी, तो आपको आपकी सीट से हटा दिया गया। जिसकी वजह से इनका जो टाइम पीरियड है वो कुछ दिन पीछे हो गया लियाकत अली खान से। तो जो लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर इन्हें सिंगल रन है वो लियाकत अली खान है। तो जी अब ये तो एक मैंने आपको रफली व्यू दे दिया। और अगर आर्मी चीफ की बात कर लें, तो पहले जो आर्मी चीफ हैं वो फ्रैंक मुसरवी थे। दूसरे जो हैं वो डॉगलस ग्रेसी थे। दो आर्मी चीफ हमारे जो हैं वो अंग्रेज थे। फिर तीसरे आर्मी चीफ, तीसरे और पहला मुसलमान आर्मी चीफ अयूब खान था। 1947 से 72 तक इस ओहदे को कहा जाता था सी इन सी, कमांडर इन चीफ। ठीक है। बाद में इस ओहदे का नाम चेंज कर दिया गया, इस ओहदे को नाम दे दिया गया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, क्वास, जो अब हम नाम सुनते हैं। पहला क्वास जो है वो जनरल तिक्का खान था। क्योंकि न्यू सीट का नाम चेंज हुआ, तो अगर वो पहला
क्वास पूछ लेते हैं तो वो तिक्का खान था 1972 में। अगर पहला सी इन सी पूछते हैं तो उसका आंसर है फ्रैंक मसरवी। दूसरा डोगलस क्रेसी। तीसरा जो है वो अपना अयूब खान। चौथा जो है आई थिंक मूसा खान। इस तरह ये लंबी सी लिस्ट है। इसका मैं आपको एक मैसेज भी भेज दूंगा ग्रुप में इनके ओहदों का, तो आप लोगों ने इनके ओहदे याद करने हैं। अब स्टार्ट करते हैं राइट फ्रॉम देयर पाकिस्तान जब जो है इंसेप्शन से जब क्रिएट हुआ। मुसलमानों ने बेसिकली पाकिस्तान ब्रिटिश लोगों से लिया था। यहाँ पे बरतानिया की गवर्नमेंट थी। बरतानिया इंडिया और पाकिस्तान दो मुल्क बना के चला गया और हमें 1935 का इंडियन एक्ट जो है वो पाकिस्तान में हमने इम्प्लीमेंट कर दिया मुल्क को चलाने के लिए। और 200 साल की जो कोलोनाइजेशन रूल था बरतानिया का, यहाँ पे आके उन्होंने अपनी कॉलोनी बनाई और फिर यहीं पे ट्रेड की और यहीं के हुक्मरान बन गए। वो उनका जो रूल है वो खत्म हो गया। अब ये कैद आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 अगस्त 1947 को जो है चार्ज संभाला एज ए गवर्नर जनरल, और लियाकत अली खान जो है वो मुल्क के वजीर आजम बन गए। अब जो कुछ मैंने बताया आपको प्राइम मिनिस्टर, ये चीजें एक दफा साइड पे रखने, डेफिनेटली सारी आपको याद भी नहीं हुई होंगी। एक मैंने जनरल आपको व्यू दिया है जिसमें जस्ट ये याद रखना है फिलहाल के लिए कि 4 गवर्नर जनरल थे, 13 प्रेसिडेंट थे, रे 13वां प्रेसिडेंट है इस वक्त, और 23वां प्राइम मिनिस्टर है। शहबाज शरीफ 23वां प्राइम मिनिस्टर, आरिफ अलवी 13वां प्रेसिडेंट, और गवर्नर जनरल 4 रहे हैं हमारे टोटल। आपने फिलहाल इतनी बात ज़हन में रखनी है। अब हम स्टार्ट से शुरू कर रहे हैं कि पाकिस्तान बना और क्या क्या अवामिल यहाँ पे पेश आए। पाकिस्तान बना, गवर्नर जनरल कैद आजम बन गए और प्राइम मिनिस्टर जो है वो लियाकत अली खान बन गए। ये कैद आजम की ओथ टेकिंग सेरेमनी की पिक्चर है। ये कैद आजम मोहम्मद अली जिन्ना, ये लॉर्ड माउंटबेटन, इंडिया का आखिरी वायसराय। और आप लोगों को पता है कि इसने कहा था, मैंने आपको बताया भी था लास्ट लेक्चर में, कि मुझे ही गवर्नर जनरल बनाया जाए इंडिया और पाकिस्तान दोनों का। कैद आजम ने इनकार कर दिया था। कैद आजम ने कहा था हमारा एक मुस्लिम कंट्री बना है जो कि टू नेशन थ्योरी के ऊपर है, तो हम यहाँ पे मुस्लिम गवर्नमेंट ही कायम करेंगे। ऑल दो इंडिया ने इसको अपना गवर्नर जनरल बना लिया था। इंडिया का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था और पहला प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू था इनका। इन्होंने अपना गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन को ही बना लिया था। ठीक है। अब जैसे ही पाकिस्तान बना तो बहुत सारे प्रॉब्लम जो हैं वो हमें दरपेश आ गए। एक तो चले हम कहते हैं हमारे करप्शन है, पॉलिटिशियन ही करप्ट है, पीपल्स पार्टी भी करप्ट है, पीटीआई भी करप्ट है, ये सारे कुछ जो है सारे मामला इसी तरह। लेकिन कुछ मामला हमें जो है ना, एक न्यू कंट्री जब बनी तो हमारे साथ कुछ मसले मसाइल भी थे जो इंडिया को दरपेश नहीं थे। इंडिया को वो कम दरपेश थे क्योंकि इंडिया एक एस्टेब्लिश मुल्क था, वहां का कैपिटल था, वहां ट्रेड सारे मुल्क जो हैं करते थे और सारे मामला जो हैं वहां के खुद ही चलते थे। ठीक है ना। लेकिन पाकिस्तान को जो थोड़ा जो मसले मसाइल हैं वो अलग किस्म के थे। अच्छा, उनके अंदर जो मसले मसाइल हैं उसके अंदर हम देखना स्टार्ट करते हैं। एक तो 65 लाख माइग्रेंट्स का मसला सबसे पहला, क्योंकि तकसीम हुई थी तो इंडिया से लोगों ने पाकिस्तान और पाकिस्तान से लोगों ने इंडिया जाना था। मुसलमान जो इंडिया वाले थे उन्होंने पाकिस्तान में आना था, और जो पाकिस्तान के अंदर हिंदू लोग मौजूद हैं वो इंडिया की तरफ ट्रेवल कर रहे थे। तो ये दुनिया की तारीख की सबसे बड़ी माइग्रेशन कहा जाता है इसको। पाक इंडो जो है पार्टीशन, इसकी माइग्रेशन को दुनिया की सबसे बड़ी माइग्रेशन कहा जाता है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम, हमें इकोनॉमी के बड़े मसले थे, पैसों का मसला। किसी भी मुल्क ने इकोनॉमी पे चलना है तो हमें जो है
वो 75 करोड़ रुपया दिया गया टोटल इंडिया की तरफ से। तकसीम होनी थी तो उसके अंदर पैसों की भी तकसीम होनी थी, ठीक है। तो हमारे हिस्से जो उनके बैंकों में पैसे पड़े थे उसमें से 75 करोड़ रुपया आया था, जिसमें से उन्होंने हमें 50 करोड़ रुपया दिया, 25 करोड़ रुपया ना दिया इंडिया ने। फिर गांधी ने वहां पे रोला डाला था, गांधी ने कहा था कि जो बाकी का 25 करोड़ है वो भी उन्हें दिया जाओ, ठीक है वो हमसे अलहदा हुए हैं लेकिन हम लोग इकट्ठे रहते रहे, वो भी इंसान है। तो फिर गांधी के कहने पे 20 करोड़ रुपया और दे दिया गया पाकिस्तान को। 70 करोड़ दिया था, 5 करोड़ इंडिया ने अभी भी नहीं दिया, मतलब कि हमारा मकरूज है। इसी बात पे गांधी का एक हिंदू नेशनलिस्ट ने कत्ल कर दिया था, गांधी को भी कत्ल कर दिया गया था। तो एक हिंदू नेशनलिस्ट ने कि तुम्हें क्या इतनी पड़ी है पाकिस्तान के लोगों की, ठीक है, तो उसने उसको कत्ल कर दिया था। कोई बता सकता है गांधी के कातिल का नाम? गांधी को किसने कत्ल किया? फिर मसाइल में हमें एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम भी थे। जहरी बात है, हमारे पास टोटल 80 ब्यूरोक्रेट थे सिर्फ उस टाइम पे, जो अब मुल्क को संभालना है, डिफरेंट ऑफिस को, फॉर एग्जांपल रेलवे को, पीआईए को, हमें ब्यूरोक्रेट्स चाहिए। हाँ जी, नथुराम गोडसे था, जिसने इंडियन नेशनलिस्ट था। आरएसएस उसकी आइडियोलॉजी थी, जो कि नरेंद्र मोदी की भी आइडियोलॉजी है, प्योर हिंदुत्व की। उसने तो 80 सिर्फ ब्यूरोक्रेट थे। फिर हमारे पास स्ट्रक्चर नहीं थे, ऑफिस नहीं थे, ने हमारे ब्यूरोक्रेट्स को कईयों को जो है वो इसलिए भी दरख्तों के नीचे भी बैठ के इवन काम करना पड़ा। कुदरतुल्ला शाह वगैरह और जो न्यू ब्यूरोक्रेट थे, ऑफिस नहीं थे, स्ट्रक्चर नहीं था। अभी मैंने आप लोगों को बताया कत्ल क्यों किया, क्योंकि उसने 20 करोड़ रुपया पाकिस्तान को दिलवाया था और पाकिस्तान की हिमायत की थी कि ठीक है इनको पैसा दिया जाए, तो वो इसी वजह से बंदे ने जो है कत्ल किया था कि तुम्हें इतना क्या पाकिस्तान की पड़ी हुई है। हेल्थ प्रॉब्लम और पॉलिटिकल प्रॉब्लम, हेल्थ प्रॉब्लम डेफिनेटली देखें, जब इतनी बड़ी माइग्रेशन हो रही है और कत्लो गारत भी हो रहा है, खून बहा हो रहा है, हर तरफ रेप हो रहे हैं, दवाइयां नहीं, अस्पताल बंद, माइग्रेशन हो रही है ना, तो बीमारियां भी आनी है। तो हेल्थ प्रॉब्लम्स, बहुत सारी बीमारियां इमर्ज हो रही थी। फिर पानी का प्रॉब्लम, सारे दरिया पाकिस्तान को इंडिया और कश्मीर की तरफ से आते हैं, तो उसका भी मसला, ठीक है, इंडिया ने पानी बंद कर लिया। इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू, रोड वगैरह का, इमारतों का, ये सारा। इंटरनेशनल ट्रेड इशू, ये हम ट्रेड नहीं कर सकते थे दूसरे कंट्रीज के साथ, क्योंकि बरतानिया अगर ट्रेड करता था, जब बरतानिया यहाँ पे था, तो जो ट्रेड होती थी वो होती थी जी दिल्ली के साथ। दिल्ली मरकज था ना, तो दिल्ली तो वहीं रहा इंडिया में। अभी लोगों की ट्रेड बाहर की दुनिया की उनके साथ रही, हमारे इंटरनेशनल मुल्कों के साथ ट्रेड वगैरह होने में प्रॉब्लम्स थे। ये कुछ एमसीक्यू के हवाले से पॉइंट, यही वाली बात जो गांधी को क्यों कत्ल किया गया, पाकिस्तान के हिस्से 25 करोड़ आना था, सिर्फ 20 करोड़ दिया गया। गांधी ने प्रोटेस्ट किया कि नहीं पाकिस्तान को पैसे देने चाहिए मजीद, 50 करोड़ और दे दिया गया, जिसकी वजह से बाद में नथुराम गोडसे ने गांधी को कत्ल कर दिया। फिर कायदे आजम ने मामला को हैंडल करने के लिए स्टेट बैंक की इनागुरेशन की 1 जुलाई 1948 में। हमने जो है कराची को कैपिटल बना दिया। पहला कैपिटल हमारा कराची था, और दूसरा कैपिटल हमारा कौन सा था बताइएगा? पानी के मसले को हल करने के लिए इंडस बेसिन टेरिटरी 1960 में हुई वर्ल्ड बैंक के ताउन से, और पाकिस्तान को चनाब, झेलम और इंडस, 3 रिवर पाकिस्तान को दे दिए गए। टोटल 6 रिवर आ रहे थे उस तरफ से, और 3 जो हैं वो दे दिए गए इंडिया को। हाँ जी। सेकंड जो हमारा दारुल हुकूमत है वो रावलपिंडी को बनाया गया था वक्ती तौर पे कुछ अरसे के लिए, और फिर इस्लामाबाद जो है उसको बाद में शिफ्ट कर दिया गया। अब हमारा जो कैपिटल है वो इस्लामाबाद है। फिर हमें स्टेट एक्सेशन का भी इशू था।
जिसमें कश्मीर इशू, इसके ऊपर हम बाद में पूरा एक लेक्चर रखेंगे। कश्मीर इशू था, जूनागढ़ और हैदराबाद, डिफरेंट प्रिंसली स्टेट्स थी बेसिकली इंडिया में। इंडिया में छोटे छोटे स्टेट्स थी, जिनमें से कश्मीर भी एक थी, कि 562 इलाके थे। इनको ये इख्तियार दिया गया, इनके ऊपर राज्य महाराज्य गवर्नमेंट करते थे इन स्टेट्स पे। जब बरतानिया यहाँ था तब भी ये आजाद थे। 562 स्टेट्स थी। इनको कहा गया कि तुम डिसाइड करो कि तुमने इधर इंडिया के साथ जाना है या पाकिस्तान के साथ जाना है या आजाद रहना है। तो मोस्टली इंडिया के साथ ही गए थे, क्योंकि स्ट्रक्चर ऐसा, उनकी ज्योग्राफी ऐसी पड़ती थी। कुछ जो स्टेट्स हैं उन्होंने पाकिस्तान के साथ आना पसंद किया था। ऑलमोस्ट जो है मिल मिला के 1970 तक कुछ स्टेट्स ने बाद में भी एक्सेशन किया है। 14 एग्जैक्ट फिगर नहीं है ये, लेकिन 13 या 14 स्टेट्स हैं जो पाकिस्तान के साथ मर्ज हुई थी, जिनमें बहावलपुर है, चित्राल है, इसके अलावा जो है सवात है। ये बाद में मर्ज हुई है पाकिस्तान के साथ ऐसा ऐसा। कालाबाग, हाँ जी, नवाब ऑफ कालाबाग। तो इस तरह ये स्टेट्स का भी इशू था, जिनमें ज्यादा बड़ा इशू कश्मीर का था, जो आज तक कश्मीर का इशू हल नहीं हुआ। और फिर जूनागढ़ और हैदराबाद का था। ये इंडिया में मौजूद है, जूनागढ़ और हैदराबाद यहाँ पे करके। तो ये भी इंडिया के अंदर फिर जम हो गए थे। अब हमें क्या प्रॉब्लम बना, लीडरशिप क्राइसिस आ गया। कैद आजम की डेथ हो गई, जो पहले गवर्नर जनरल बने 11 सितंबर 1948 को। कैद आजम जो है 1940 से पेशेंट थे टीबी के। अच्छा, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कैद आजम के डॉक्टर का क्या नाम था? कर्नल अला बख्श। कर्नल अला बख्श जो है वो डॉक्टर थे कैद आजम के। और कैद आजम की डेथ के बाद दूसरे जो गवर्नर जनरल हैं वो बना दिया गया ख्वाजा नाजमुद्दीन को। कैद आजम की टीबी की वजह से डेथ हुई, तो दूसरे गवर्नर जनरल। अब हम स्टार्ट से चल रहे हैं ना आगे की तरफ। अब ऐसा ऐसा वही वाकया जो शुरू में आपको तेजी में बताया, अब वो ऐसा ऐसा आते जाएंगे। ख्वाजा नाजमुद्दीन जो है वो गवर्नर जनरल बन गए। अब ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 1949, करारदादे मकासद इसको कहा जाता है। अब बेसिकली जी, कोई पाकिस्तान ने अपना आइन बनाना था। आइन बनाते वक्त सबसे पहला मसला आया कि जो आइन बनेगा वो लिबरल बनेगा, सेकुलर बनेगा या रिलीजियस बनेगा। सबसे पहला मसला ये आया। कैद आजम की डेथ हो चुकी थी। कैद आजम बेसिकली सेकुलर की बात करते थे। सेकुलर होता है कि दीन का अमल दखल नहीं होगा जिंदगी के मामलात में, डिफरेंट कवानीन में, लेकिन माइनॉरिटीज अपनी आजाद रहेंगी। हर कोई अपनी अपनी आजादी से रह सकेगा। तो लेकिन कैद आजम के साथ बहुत सारे मुस्लिम रहनुमा जो शामिल थे, जिन्होंने जिद्दोजहद की, मौलाना जौहर, मौलाना जो है शौकत अली वगैरह, मौलाना शबीर उस्मानी, और भी जितनी लिस्ट थी, वो कहते थे कि हमने तो पाकिस्तान हासिल ही इसलिए किया कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो पाकिस्तान का जो आइन बनेगा वो रिलीजियस बनेगा। सबसे पहले तो ये मसला आ गया पाकिस्तान के आइन बनाने में, आइन साज असम्बली में, कि पाकिस्तान का आइन इस्लामी बनना है या सेकुलर बनना है, आजादाना बनना है। इसके ऊपर काफी बहस जारी रही। आखिरकार जो राइट विंग, रिलीजियस विंग को राइट विंग कहा जाता है, जो राइट विंग था, रिलीजियस जो लोग थे, उनकी डिमांड्स जो है पूरी हो गई। और पाकिस्तान का जो आइन है उसको कहा गया कि वो बनेगा इस्लामी। उसके लिए एक करारदाद मंजूर की गई, उसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 1949। ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है ये पेश की थी लियाकत अली खान ने, उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर ने। इन्होंने असेंबली में ये पेश की थी। ये क्वेश्चन बड़ी दफा पेपर में आता है। 7 मार्च 1949 को पास हुई थी, ये 12 मार्च। अब ये दो तरह से क्वेश्चन आता है, दोनों के आंसर डिफरेंट है।
एक ये है कि असेंबली में पेश कब हुई थी, प्रेजेंटेड, उसका आंसर होता है 7 मार्च 1949। और दूसरा होता है पास कब हुआ, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, उसका आंसर होता है 12 मार्च 1949। तीसरा क्वेश्चन पूछा जाता है पेश किसने की, वो थे लियाकत अली खान। इसको मुखालफत कितने लोगों ने की, उस वक्त असेंबली में जो कॉन्स्टिट्यूएंट एक असेंबली बना दी गई थी उसमें 75 लोग थे, 75 में से 21 लोगों ने इसकी मुखालफत की थी। और वो 21 लोग ज्यादातर वो थे जो माइनॉरिटी तबका, क्रिश्चियंस, हिंदू, उनको भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का हिस्सा बनाया गया था ना। और हमारा क्योंकि शुरू में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का मकसद ये था, एक असेंबली बनाई गई थी वक्ती तौर पे। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पहले जो प्रेसिडेंट है ना, वो कैद आजम मोहम्मद अली जिन्ना खुद थे। प्रेसिडेंट भी खुद थे और स्पीकर भी खुद थे, जो एक असेंबली बनाई गई थी। उस असेंबली में जाहिर बात है, हमने जब मुल्क हासिल किया, हमने इसीलिए हासिल किया था कि हम एक मिनॉरिटी थे इंडिया में। हमारी तादाद कम थी इंडिया में, हम खुद एक मिनॉरिटी थे। अब हमारी यहाँ जब अक्सरियत में हम एक मुल्क मिल गया, तो हमने मिनॉरिटीज का ख्याल रखना था। जो अब मिनॉरिटी, जो यहाँ पे अंग्रेज, यहाँ पे क्रिश्चियन और हिंदू रह गए, वो मिनॉरिटी बन गए हमारे लिए, क्योंकि वो अब कम हो गए नंबर में। तो उनका भी हमने ख्याल रखना था, क्योंकि हमें इस चीज का एहसास था कि मिनॉरिटीज के कवानीन का, हकूक का ख्याल रखा जाए। आपका क्या ख्याल है कि पाकिस्तान में मिनॉरिटीज के हकूक का ख्याल रखा जाता है? बताइएगा। जैसे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, तो क्या हम इस चीज का ख्याल रखते हैं? यासिर रंधावा कहते हैं नो। असेंबलियों में सीटें हैं तो सही इनकी। अच्छा, कैद आजम से ओथ किसने ली, वो आ गया, अब्दुल रशीद ने ओथ ली थी। नहीं रखा जाता हमारे यहाँ ख्याल माइनॉरिटीज का। आए दिन हम किससे नहीं सुनते कि मंदिर को आग लगा दी गई, चर्च को आग लगा दी गई, ब्लासफेमी का किसी के ऊपर इल्जाम लगा दिया। अगर ओरिजिन, हाँ ये पहले चीफ जस्टिस भी थे। और जो है, अगर ब्लासफेमी सच में हुई है तो इन्हें रसालत, फिर तो चले हमारे है इस्लाम में। लेकिन समटाइम सिर्फ अपने पर्सनल ग्रज के लिए भी लगा दिया जाता है इल्जाम, किसी को कत्ल करने के लिए। और इसकी एक चीज ये भी है कि जब पाकिस्तान बना था तो आई थिंक 5% मिनॉरिटी हमारे यहाँ रहती थी। उसके बाद माइनॉरिटीज की परसिक्यूशन, कत्लो गारत और सब कुछ कर करके अब पाकिस्तान में सिर्फ 2% रह गए हैं। और वो भी हम अगर हम देखें तो वो भी कोई बहुत अच्छी सीटों पे नहीं है। क्रिश्चियन आमतौर पे हमारे यहाँ चूड़े, जिनको हम कहते हैं, सफाई सुई कर रहे होते हैं। कुछ होंगे जो अच्छी सीटों या स्टेटस में है, ज्यादातर जो क्रिश्चियन हमारे यहाँ हैं वो खाकरों वगैरह, जमादार वगैरह हैं। हिंदू लोग भी बहुत अच्छी सीटों पे, कोई अपनी मेहनत करके चला जाए तो ठीक है, वरना सिंध वाली साइड पे काफी बुरे हालात ही हैं। तो हमने जो है ना, नई माइनॉरिटीज का प्रॉपरली ख्याल रखा अपनी कंट्री में। तो जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है वो 12 मार्च 1949 को पास होगी। इसके की फीचर ये थे कि सॉवरेनिटी टू अल्लाह, अल्लाह पाक हर चीज का कादिर मुतलिक है। मुसलमानों का बिलीव ही ये है, इस्लाम का मेन नुक्ता ही ये है कि हर चीज का अख्तियार सिर्फ अल्लाह के पास है। जो प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट या जो भी सीटें हैं, ये जस्ट अल्लाह ताला की तरफ से नुमाइंदे हैं, जो कि कुरान और सुन्नत के मुताबिक हल करेंगे चीजों का। खैर, अब का जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, कहा उसको इस्लामी जाता है, बट वो इस्लामी है नहीं। इस्लाम का जो प्योर असास है वो अलहदा है, वो चीजों को किसी और तरह से लेता है। खलीफा का कंसेप्ट होता है उसमें, रिलीजियस पर्सनैलिटी का। इस तरह नहीं होता जैसे हमारे यहाँ इलेक्शन होते हैं और मामलात होते हैं। और फेडरल सिस्टम होगा इसने का प्रोविंसेस के साथ। हमारे फेडरल सिस्टम ही है। एक जो है नेशनल असेंबली होती है, और नीचे सूबों की गवर्नमेंट होती है। फ्रीडम ऑफ स्पीच होगी, सब अपनी अपनी आजादी राय होगी यहाँ पे।
मिनॉरिटी जो है वो फ्री अपनी आजादाना जिंदगी गुजार सकते हैं, अगर वो अपने रिलीजन पे एक्ट करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। ये सारे मामला, ये मेन उसका फीचर था। और ये डिसाइड हुआ कि करारदाद मकासद की बुनियाद पे नया आइन बनेगा। इतने में क्या होता है जी, लियाकत अली खान का भी कत्ल हो जाता है 1951 में। लीडरशिप क्राइसिस और ज्यादा खराब हो जाता है, मामला तो और ज्यादा खराब हो जाते हैं। तो बाकी आगे के मामला ना हम डिफरेंट अदवार में पढ़ते हैं। 1947 से 56 तक क्या हुआ, 56 से 58 तक क्या हुआ, फिर 1958 में अयूब खान आ गया था, 1969 तक अयूब खान रहा, इसके जमाने में क्या हुआ, फिर 2 साल के लिए याहिया खान आ गया, इसके जमाने में क्या हुआ, फिर भुट्टो आ गया, इसके जमाने में क्या हुआ। ठीक है, हम इसको डिफरेंट दवार में पढ़ते हैं, कुछ कुछ सालों में डिवाइड करके कि पाकिस्तान के साथ डिफरेंट मामला किस तरह से रहे। पहला दौर हम पढ़ते हैं पाकिस्तान का आइन बनने तक, 1947 से 56 तक। जब तक आइन नहीं बना तो मुल्क के साथ क्या हुआ। आफ्टर 1951 लीडरशिप क्राइसिस वर्सन, क्योंकि कैद आजम की भी डेथ हो गई और उसके बाद लियाकत अली खान को जो है शहीद कर दिया गया, तो मामला जो है वो हमारे पास लीडरशिप क्राइसिस पैदा हो गया। कॉन्स्टिट्यूशन का क्राइसिस, 9 साल 1957 से 56 तक हमारे पास कोई कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं था। इस अरसे में 4 गवर्नर जनरल चेंज हुए। जो पहला पेज मैंने आपको दिखाया था 4 गवर्नर जनरल वाला, वो 5 प्राइम मिनिस्टर चेंज हुए। लियाकत अली खान जो जिनको कत्ल कर दिया गया पहले, दूसरे ख्वाजा नाजमुद्दीन, उनको बरतरफ कर दिया गया। इस तरह मोहम्मद अली बोगरा, चौधरी मोहम्मद अली, ठीक है, हुसैन शीन सरवर्दी, आई चंडीगढ़, एक लंबी लिस्ट है प्राइम मिनिस्टर्स के चेंज होने की। एक फार्मूला दिया था मोहम्मद अली बोगरा ने, ये एक प्राइम मिनिस्टर रहे थे पाकिस्तान के। इन्होंने 1953 में एक फार्मूला दिया था, ये इसका पूछा जाता है मुल्क को जो है किस तरह से चलाना है। अब पाकिस्तान सिर्फ ये नहीं था, पाकिस्तान का एक हिस्सा ये वाला भी था, ये बांग्लादेश, और एक हिस्सा ये। तो हमें ये भी मामला पेश आता था कि बांग्लादेश और इन दोनों हिस्सों को कैसे इक्वालिटी देनी है, कि कौन कौन से लीडर किस तरह से इलेक्शन करवाने हैं, कौन प्राइम मिनिस्टर होगा, कौन प्रेसिडेंट होगा, दोनों तरफ का ख्याल रखना था। हमारी नेशनल लैंग्वेज क्या होगी, 1956 के आइन में हमारी नेशनल लैंग्वेज क्या थी, 1956 के आइन में। हाँ जी, उर्दू और बंगाली दोनों थी, क्योंकि बंगाल हमारा एक बड़ा हिस्सा था, एरिया वाइज कम था, पॉपुलेशन वाइज ज्यादा था, पॉपुलेशन ज्यादा थी वहां की। तो इन्होंने एक फार्मूला पेश किया था, एक दरमियान में प्राइम मिनिस्टर थे मोहम्मद अली बोगरा, 1 यूनिट फार्मूला, कि जो पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान है उसको अलहदा एक यूनिट मान लिया जाए और वेस्ट पाकिस्तान को एक अलहदा यूनिट मान लिया जाए, लेकिन इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। फिर एक प्राइम मिनिस्टर दरमियान में थे चौधरी मोहम्मद अली, कॉन्स्टिट्यूशन बनने के दरमियान दरमियान इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में अहम रोल प्ले किया था। मतलब इसकी दफात में वर्क जो इनके दौर में था वो तेज हो गया था। इतने में सिकंदर मिर्जा ने जो है वो गवर्नर जनरल की सीट संभाली और आइन इनके दौर में आ गया और ये पहले प्रेसिडेंट बन गए सिकंदर मिर्जा साहब। ये वही बात लिखी है, ये जी, ये सिकंदर मिर्जा है। मिलिट्री स्ट्रॉन्ग मैन सिकंदर मिर्जा हु प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन ऑस्टिंग ऑफ गवर्नर जनरल सर मलिक गुलाम। सर मलिक गुलाम को इन्होंने हटाया था गवर्नर जनरल को, और खुद चौथे गवर्नर जनरल बन गए थे। फिर आइन पास हुआ और खुद ये प्राइम मिनिस्टर बन गए।
ये बेसिकली मिलिट्री मैन थे, मेजर जनरल रहे थे, लेकिन बाद में इन्होंने फौज छोड़ दी थी और सियासत में आ गए थे। Swan is the first president and approved Pakistan's first constitution. इन्होंने पाकिस्तान का पहला कॉन्स्टिट्यूशन पास किया। जिस वक्त पाकिस्तान का पहला कॉन्स्टिट्यूशन पास हुआ तो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे इस्कंदर मिर्जा। प्राइम मिनिस्टर कौन था, कोई बता सकता है? क्योंकि इतने सारे तो चेंज हुए। लियाकत अली खान, उसके बाद ख्वाजा नाजमुद्दीन, उसके बाद नहीं जी, चौधरी मोहम्मद अली नहीं थे, उसके बाद मोहम्मद अली बोगरा, फिर चौधरी मोहम्मद अली, हुसैन शहीन सहरवर्दी, आई चंडीगढ़। तो जब आइन पास हुआ उस वक्त प्राइम मिनिस्टर कौन था? फिरोज खान नून। और आइन पास होने के बाद सिकंदर मिर्जा ने इनको भी हटा दिया। पहला मार्शल लॉ किसने लगाया था? पहला मार्शल लॉ सिकंदर मिर्जा ने। और कोई? पाकिस्तान में पहला मार्शल लॉ किसने लगाया? क्या बाकी सुन पा रहे हैं? मुझे कोई नाम ले दें, इसी को रिपीट कर दें। अयूब खान ने, लैला काजमी अयूब खान, आसिया शफीक सिकंदर मिर्जा। अच्छा, पहला मार्शल लॉ जी सिकंदर मिर्जा ने लगाया था। इन्होंने 1958 में कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट किया, खत्म किया और मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया। और अयूब खान जो हैं वो मिलिट्री मैन थे, जो है कमांडर इन चीफ थे। उनको इन्होंने कहा कि तुम जो है मुल्क के अंदर कर्फ्यू लगा दो या जो है फौज डिप्यूट कर दो। उसने कहा जी हो जाएगा। और उस फिरोज खान नून को इन्होंने हटा दिया और इन्होंने ऑफर की अयूब खान को कि मैं तुम्हें मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बना देता हूँ। अयूब खान को प्राइम मिनिस्टर बना देता हूँ। अयूब खान प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान के क्या? सबसे कम वक्त के लिए पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर कौन रहा है? ज्यादा वक्त के लिए तो हमने देख लिया, लियाकत अली खान रहा है। सबसे कम वक्त के लिए, कुछ दिनों के लिए कौन रहा है प्राइम मिनिस्टर? खैर, इस्कंदर मिर्जा ने मुल्क में मार्शल लॉ लगा दिया। नहीं, चंडीगढ़ नहीं, मार्शल लॉ लगा दिया इन्होंने। और इन्होंने अयूब खान को कहा कि तुम मुल्क के अंदर जो है बाय आर्मी, बाय फोर्स मुल्क के हालात को संभाल लो। और जी उसने कहा जी जो आपका हुक्म। इसने उसको ये भी ऑफर की, इस्कंदर मिर्जा ने अयूब खान को, कि मैं तुमको प्राइम मिनिस्टर बना देता हूँ। इसने अयूब खान के एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑर्डर भी कर दिए। 3 दिन वो ऑर्डर मौजूद रहे। उसके बाद अयूब खान ने इनको किक ऑफ करा दिया। इनको कहा तुम जरा बाहर जाओ, मैं मुल्क को देखता हूँ। ये बाहर गया सिकंदर मिर्जा। अयूब खान खुद मुल्क का प्रेसिडेंट बन गया, ठीक है, और मुल्क को टेक ओवर कर लिया। 3 दिन के लिए अयूब खान के ऑर्डर रहे हैं एज ए प्राइम मिनिस्टर, लेकिन अयूब खान एज ए प्राइम मिनिस्टर सर्व नहीं किया। अयूब खान ने, कुछ जगह पे ये मिलता है कि अयूब खान सबसे कम वक्त के लिए मुल्क के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, 3 दिन के लिए, लेकिन नहीं। हाँ, नूरुल अमीन जो है सबसे कम वक्त के लिए मुल्क के प्राइम मिनिस्टर थे, और उसके बाद चौधरी शुजात हुसैन।
ये कुछ कुछ दिनों के लिए थे, 10-12 दिन इतना वक्त था। तो अयूब खान के 3 दिन इन्होंने ऑर्डर रखे, लेकिन अयूब खान ने जब देखा कि प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने कहा प्राइम मिनिस्टर क्या बनना, ये तो प्राइम मिनिस्टरों को हटाता रहता है, 5 इसने पहले हटाए हैं, ये मुझे भी हटा देगा। उसने इनको भेजा बाहर कि जरा तुम बाहर से घूम के आओ। ये बाहर गए, पीछे से उन्होंने मुल्क के ऊपर टेक ओवर कर लिया और कहा कि मुल्क के ऊपर जो है आर्मी मार्शल लॉ लग गया, और मैं चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर हूँ मुल्क का इस वक्त, और प्रेसिडेंट भी मैं हूँ, और मैं बड़ी जल्दी इलेक्शन करवा दूंगा न्यू मुल्क के अंदर, मैं करवाऊंगा इलेक्शन ताकि मुल्क के मामला हो ठीक। तो इस तरह ये देखिए जी, इस्कंदर मिर्जा इम्पोज सिविल मार्शल लॉ 1958 में। अयूब को उन्होंने कुछ अख्तियारात दिए आर्मी के, ये भी ऑफर की कि तुमको मैं प्राइम मिनिस्टर अपना बना लेता हूँ, लेकिन अयूब खान को पता था ये तो बड़ी जल्दी मूड स्विच करता है, इसने तो पहले 5 प्राइम मिनिस्टर अपने अंडर चेंज किए हैं, तो ये तो मुझे भी चेंज कर देगा, कोई फायदा नहीं। और मुल्क के अंदर असल सीट प्रेसिडेंट की थी, तो अयूब खान ने कहा कि मुझे ये जो है ना प्रेसिडेंट की सीट ज्यादा पसंद है, इनको बाहर भेजा, और इनका जो डेथ है वो भी सिकंदर मिर्जा की बाहर ही होगी थी, ये वापस नहीं आए। इनका जो कब्र है वो ईरान में है, सिकंदर मिर्जा की, ये वापस पाकिस्तान आए ही नहीं। कितनी मजेदार हिस्ट्री है ना पाकिस्तान की। उसके बाद अयूब खान ने 1958 में जब टेक ओवर कर लिया मुल्क का, तो इन्होंने कहा कि मैं जल्दी इलेक्शन करा दूंगा ताकि कोई जमहूरी हुकूमत आ जाए। और मुल्क से आइन तो खत्म हो गया था, जब भी मार्शल लॉ लगता है तो आइन खत्म हो जाता है, आइन खत्म हो गया हुआ था। तो उन्होंने कहा कुछ करते हैं, दोबारा से आइन साजी भी करते हैं और मुल्क के हालात बेहतर करते हैं। और इनको फिर जो है वो 11 साल इन्होंने गवर्नमेंट की और मुल्क में इलेक्शन नहीं करवाए। 1965 में के लगभग इन्होंने एक जो है इलेक्शन करवाया था, वो भी उसको हम इलेक्शन नहीं मानते, उसमें वो था फातिमा जिन्ना के अगेंस्ट। इनके दौर में फातिमा जिन्ना जो है वो दोबारा से लीडर बन के उभरी। उन्होंने जो है अयूब खान के खिलाफ तकरीरें वगैरह की कि मुल्क को जो है हमें जमहूरियत की तरफ लाना है, ये वो मामला। 1964 के करीब एक इलेक्शन हुआ था, तो वो लेकिन प्रॉपर इलेक्शन नहीं था, लोगों का वोट जिस तरह होता है, पूरी जिस तरह आवाम वोट देती है, वो बेसिक डेमोक्रेटिक सिस्टम, बड़ी लंबी बात है वो। खैर वो धांधली धुंधली करा के आर्मी वाले रेफरेंडम करवाते हैं, या इस तरह बेसिक डेमोक्रेटिक, वो भी एक रेफरेंडम था 80,000 लोगों का। मुल्क की आबादी तो बहुत ज्यादा थी, करोड़ों में। वो अपने ही लोग उन्होंने मुंतखब किए होते हैं, उनके थ्रू करवा के इलेक्शन ये जीत गया था, लेकिन प्रॉपर इलेक्शन नहीं उसको कहा जा सकता। खैर, अयूब खान थे तो एक मिलिट्री डिक्टेटर, और इन्होंने मुल्क को टेक ओवर कर लिया था। लेकिन अयूब खान के दौर को एक सुनहरी दौर कहा जाता है पाकिस्तान का। अयूब खान के दौर में फिर इन्होंने सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन पास किया 1962 में, क्योंकि 1956 वाला तो खत्म हो गया था जब मार्शल लॉ लग गया। तो इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन इनके दौर में एक पास हुआ 62 में। फिर इन्होंने कुछ 5 ईयर प्लान, हम 5 साल मनसूबा जात पढ़ते होते थे अपना मैट्रिक वगैरह में, तो इन्होंने कुछ 5 साल मनसूबा जात दिए जो है वो सक्सेसफुल रहे। पहला प्लान दिया 55 से 60 वाला, वो नहीं सक्सेसफुल रहा। ये खैर इनके दौर का भी नहीं था, पुराना 1955 में पेश हो गया था। लेकिन उसके बाद 1960-65 वाला 5 साल प्रोग्राम बड़ा जबरदस्त रहा। इस 5 साल प्रोग्राम में कुछ इस्लाहात थी, एग्रीकल्चर की, सोशल, इकोनॉमिक की, और डैम बनवाए इन्होंने। एग्रीकल्चर की इन्होंने जमीनें कहा कि जिस बंदे के पास 500 एकड़ से ज्यादा जमीन है उसको अपनी जमीन गरीबों में बांटनी पड़ेगी। ठीक है, एक बंदा 500 एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं रख सकता। इस तरह की कुछ इस्लाहात थी। निकाहनामा इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया, और सोशल रिफॉर्म्स की, औरतों के हकूक के लिए बात की। इकॉनमी हमारी बड़ी तेजी से ऊपर गई। मिलिट्री के दौर में जब भी जो मिलिट्री मैन आता है इकॉनमी ऊपर जाती है। कोई वजह बता सकता है क्या है? हमारे जो लॉन्ग लॉन्ग टेन्योर मिलिट्री के टोटल 4 आर्मी मैन हमारे रहे हैं, अयूब खान, याहिया खान, जियाउल हक और फिर मुशर्रफ। लेकिन इनमें से जो ज्यादा लंबे अरसे के लिए रहे हैं अयूब खान 11 साल, 12 साल रहा है जियाउल हक, और 8-9 साल रहा है अपना मुशर्रफ। इनके दौर में तरक्की बहुत हुई है, इकॉनमी बहुत बेहतर हुई है, क्या वजह? जबकि दुनिया में तो कहा जाता है कि
वर्स्ट डेमोक्रेसी इज बेटर देन डिक्टेटरशिप, कि दुनिया की बेकार से बेकार तरीन अगर जमहूरियत है ना, करप्ट तरीन जमहूरियत है, वो भी बेहतर है डिक्टेटरशिप से। आर्मी रूल से अच्छी, गंदी से बदतरीन जमहूरियत आर्मी रूल से अच्छी है, दुनिया में ये कहा जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि तीनों जब आर्मी मैन रहे तो मुल्क में इकोनॉमी की तरक्की हुई है। हाँ जी, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से 1964 वाले। उसकी वजह यह है कि आर्मी का जब जब रूल आया तो हमने अमेरिका से पैसे लिए। अयूब खान ने लिए, इकोनॉमी बूस्ट कर गई। एड होती है वक्ती। जियाउल हक तालिबान बनाए, अमेरिका से पैसे लिए, रशिया के खिलाफ लड़े, इकोनॉमी ऊपर चली गई। मुशर्रफ के दौर में ड्रोन हमलों के लिए अफगानिस्तान पे हमले करने थे, ड्रोन हमले के लिए स्पेस दी गई, उन्होंने हमें डॉलर दिए, इकोनॉमी ऊपर चली गई। ठीक है, वक्ती इकोनॉमी ऊपर चली जाती है। जब पैसा आता है, देखें वो डॉलर्स को, ये $2-4 तो नहीं है, मिलियन डॉलर्स, बिलियन डॉलर्स होते हैं। वो फिर जाहिर बात है उसमें एजुकेशन पे, आपकी ज़राअत पे, आपके डैम्स पे, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा लगता है। एक दफा मुल्क ऊपर चला जाता है। लेकिन जैसे ही वो खत्म होती है उसकी गवर्नमेंट, या वो मुतालबात खत्म होते हैं, फॉर एग्जाम्पल अमेरिका को फौज की, अमेरिका को क्या जरूरत थी हमारी मुशर्रफ के दौर में? अफगानिस्तान की लड़ाई में, अफगानिस्तान में वार ऑन टेरर थी। जिया के दौर में क्या जरूरत थी? रशिया को शिकस्त देनी थी अफगानिस्तान में। अयूब के दौर में क्या जरूरत थी? हमें अमेरिकन पैनल में बैठना था, अमेरिकन पॉलिसियों को इंप्लीमेंट करवाना था इस इलाके में, तो हमें डॉलर्स वगैरह मिलते रहे। ठीक है, अच्छा खैर, फिर भी इसके दौर को सुनहरी दौर माना जाता है क्योंकि अवाम में जो है वो पजेर आई थी, हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत तरक्की पे था। 1962 में इवन हमने जर्मनी को, जर्मनी क्योंकि वर्ल्ड वार से निकला था, 60 करोड़ रुपया दिया था एज ए अमदाद के तौर पे। पीआईए हमारी दुनिया की नंबर 1 एयरलाइन बन गई थी। एग्रीकल्चर हम दूसरे मुल्कों को भेजते थे, गंदुम वगैरह। ठीक है, डैम्स इसके दौर में ही बने, जियाउल हक अयूब खान के दौर में। अब फिर इसकी गवर्नमेंट क्यों खत्म हुई? बस लेक्चर को हम ना खत्म करते हैं। 71 तक ही मैंने आपको पढ़ाना था आज, तो करीब करीब पहुंच गए हम। इतनी सारा कुछ अच्छा था, तो फिर इसकी गवर्नमेंट क्यों खत्म हुई, इस चीज को देख लेते हैं। दो तीन रीजंस बनी। पहली रीजन थी फातिमा जिन्ना वाले इलेक्शन। वो एक ड्रामा सा किया गया इलेक्शंस का, प्रेसिडेंट के इलेक्शन का, ये जीत गया। बस 80,000 लोगों ने बेसिक डेमोक्रेटिक वोट, एक इसने एक टर्म इंट्रोड्यूस करा दी, इसके मुताबिक इलेक्शन होंगे, जीत गया। मुल्क में एक दफा शुरू हो गया अनरेस्ट। दूसरी वजह 1965 की वार हुई, 1965 की जंग। इसके दौर में हम वो जंग जीत रहे थे बेसिकली, जो कहा जाता है हम वो जंग जीत रहे थे। तो इंडिया चला गया यूनाइटेड नेशंस में, और यूनाइटेड नेशंस में गया, यूनाइटेड नेशन ने कहा ये जंग खत्म करो। तो उज़्बेकिस्तान में एक डिक्लेरेशन हुई, एक मुआहिदा हुआ, जिसको कहते हैं ताशकंद डिक्लेरेशन, 1966। 65 में वार हुई, वार खत्म हुई। यूनाइटेड नेशन ने कहा कि तुम मिल बैठ के मुज़ाकरात करो। इधर से हमारा अयूब खान, और उधर से इंडिया का दूसरा प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री। इंडिया का पहला प्राइम मिनिस्टर था जवाहरलाल नेहरू, उसकी डेथ हुई, दूसरा प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री बन गया। इन दोनों के दरमियान मुआहिदा हुआ उज़्बेकिस्तान में। ये याद रखना है, ये सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ताशकंद डिक्लेरेशन कब हुई? 66 में। किस मुल्क में हुई? उज़्बेकिस्तान में। किस वजह से हुई? 65 की वार के नतीजे में। किसके दरमियान हुई? लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान के दौर के दरमियान। और ये मंजूर पाया कि वार को खत्म कर दिया जाए, जो इलाके पाकिस्तान ने जीते हैं वो पाकिस्तान इंडिया को वापस कर दे, जो इलाके इंडिया ने पाकिस्तान से जीते हैं वो पाकिस्तान को वापस कर देगा। जैसे ही इसने ये स्टेप किया,
तो इसकी कैबिनेट में, अयूब खान की कैबिनेट में, इसका एक बड़ा ब्लू आई बॉय होता था अयूब खान का, जिसका नाम था जुल्फकार अली भुट्टो। जुल्फकार अली भुट्टो अयूब खान की कैबिनेट में फॉरेन मिनिस्टर था, वजीर खारजा, जो दूसरे मुल्कों में जाके जो है अपने फॉरेन अफेयर्स के लिए जो होते हैं हमारे मिनिस्टर। और कहा जाता है कि जुल्फकार अली भुट्टो इसको डैडी डैडी कहा करता था, अयूब खान को क्या कहा करता था, डैडी। इतना ज्यादा ब्लू आइड बॉय था इसका, आंखों का तारा। लेकिन जैसे ही ये एग्रीमेंट हुआ, जुल्फकार अली भुट्टो ने रिजाइन कर दिया और इसने कहा कि तुम जीती हुई जंग हार के आए हो। इसने अयूब खान को बोला तुम जीती हुई जंग हार के आए हो, और इसने रिजाइन कर दिया और न्यू पार्टी बना दी, पाकिस्तान की सबसे पुरानी और पहली डेमोक्रेटिक पार्टी इज पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। इसने अपनी न्यू पार्टी बना दी जिसका नाम रख दिया पीपल्स पार्टी। और मुल्क के अंदर जी शुरू हो गया अनरेस्ट। उसकी वजह में एक जुल्फकार अली भुट्टो ने इसके खिलाफ मुहिम स्टार्ट कर दी कि ये गद्दार है, ये जीती हुई जंग हार के आया है, और पीपल पार्टी का आगाज कर दिया। इसने कहा कि नया इलेक्शन करवाया जाए और पीपल पार्टी वो इलेक्शन लड़ेगी। और आपको पता है कि पहला इलेक्शन जो है, पहला वजीर आजम, पहला जो इलेक्शन है वजीर आजम भी और प्रेसिडेंट भी जो प्रॉपर हुआ है, वो जुल्फकार अली भुट्टो जीता। लेकिन उसमें क्या मामला हुए हमसे, उसके इलेक्शन के बाद के रिजल्ट के नतीजे में बांग्लादेश जो हमारा हिस्सा होता था उसको अलहदा होना पड़ा, वो हम कल देखेंगे। जब इतना सारा अनरेस्ट हो गया मुल्क के अंदर, तो याह्या खान इस वक्त होता था आर्मी चीफ, CNC, कमांडर इन चीफ। क्योंकि अयूब खान खुद तो प्रेसिडेंट था ना मुल्क का 58 से लेके, जब ये 58 में आया था सिकंदर मिर्जा को भगा के, 1969 तक ये प्रेसिडेंट था। तो इसके दौर में जो इस वक्त 1969 में आर्मी चीफ था, उसका नाम था याह्या खान। याह्या खान ने टेक ओवर कर लिया, इसको हटा दिया, मुल्क के अंदर मार्शल लॉ लगा दिया गया। मार्शल लॉ लगा तो 1962 का जो दूसरा आइन बना हुआ था वो भी खत्म हो गया। याह्या खान ने यह वादा किया कि मैं जल्द से जल्द इलेक्शन करवा दूंगा, और इसने अपना वादा पूरा किया। बाकी अयूब खान आया, इसने कहा था मैं इलेक्शन कराऊंगा, 11 साल कराए नहीं। जियाउल हक आया था, उसने कहा था मैं इलेक्शन करवाऊंगा, उसने भी कोई नहीं कराए। मुशर्रफ आया, उसने कहा था मैं इलेक्शन कराऊंगा, उसने भी कोई नहीं कराए। ठीक है, याह्या खान का ये है एक सिर्फ स्टेप। वैसे तो सबसे बुरी गवर्नमेंट जो मानी जाती है वो याह्या खान की मानी जाती है। जनरल रानी का नाम आपने सुना होगा, जनरल रानी, सर्च कीजिएगा जनरल रानी कौन थी। तो लेकिन इसने ये है कि इसने इलेक्शन करवा दिए थे, 1969 में आया था और 70 में इसने इलेक्शन करवा दिए थे। और वो इलेक्शन और वो सारे मामला जो हैं वो हम इंशाल्लाह फिर कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और हम देखेंगे कि 1969 में इसके आने के बाद जो है 1970 के इलेक्शन और 71 में जो पार्टीशन है, बांग्लादेश हमसे अलहदा हो गया, फॉल ऑफ ढाका जिसको कहा जाता है। ढाका बांग्लादेश का दारुल हुकूमत है। वो क्यों हुआ, उसकी क्या वजूहात हुई? आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो, रिकॉर्डिंग तो मिल जाएगी, लेकिन ये आपने जो है ना एस्टेब्लिशमेंट को नहीं दे देनी, ये ना वो वीगो डाला आया पड़ा हो। अगला लेक्चर जो है मैं कोट लखपत जेल से ही कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। ठीक है, आमदन से ज्यादा असासों का इल्जाम लगे हों। मिल जाएगी जी, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। मजे का लेक्चर है, बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है। इसके अंदर पाकिस्तान बनने के बाद के हालात जो है ना वो आपको बताए गए हैं। तो कुछ जहरी बात है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें थी। बेसिक लेवल से बढ़ के थोड़ा सा लेक्चर है ये। एक होता है ना बेसिक लेवल, ये मैंने आपको थोड़ा सा एडवांस लेवल पढ़ाया है। बहुत सारे वाकयात, बहुत सारी वो चीजें जो इन पेपरों में भी आती हैं, और मैं ये समझता हूँ कि आम एक बीइंग ए पाकिस्तानी हमें पता भी होनी चाहिए कि हमारे मुल्क में जो है वो पावर कॉरिडोर्स कैसे चेंज होते रहे हैं।
आर्मी ने कैसे टेक ओवर्स किए हैं, हमारे अपने ही इस्कंदर मिर्जा जो आए और उन्होंने कितनी दफा प्राइम मिनिस्टर्स को बार बार चेंज किया, जो हालात रहे। तो कोई क्वेश्चन वगैरह है आप लोगों का तो पूछ लें, इसको हम जो है वो लेक्चर को यहीं पे फिलहाल जो है ना एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे यहिया खान ने टेक ओवर करने के बाद जो यहाँ पे इलेक्शंस करवाए उनको, और फिर उसके बाद के तमाम हालात टिल 2022 टिल मौजूदा गवर्नमेंट। अब बस छुट्टी दे दो। चलें ठीक है जी, आप लोगों को जो है वो छुट्टी दी जाती है, चीज़ों को आप रिवाइज कीजिए, ठीक है जी, और स्टडी करें, डिस्कशन वगैरह भी किया करें ग्रुप के अंदर। तो पाकिस्तान अफेयर पे ज्यादा करें तो ज्यादा बेहतर है, आजकल पाकिस्तान अफेयर चल रहा है, बाकी भी कर लें, ग्रुप में डिस्कशन किया करें चीज़ों को लेके ना, ताकि नॉलेज आपका बढ़े। ठीक हो गया जी, अल्लाह हाफिज।